दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग। स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। भारत जिसे कृषि प्रधान देश माना जाता है और जगह जगह आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के फसलों के साथ, अलग अलग उत्पादों के साथ हमारा भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह मेहरा जी। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा, उसके बाद मेहरा जी के बारे में बताऊंगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। धन्यवाद भाई साहब जी। तो आज हम विशेष तो यहाँ गौलापाट क्षेत्र पे आए हुए हैं और विशेष कारण क्या है मैं आपको बताऊं। हल्दी के स्वरूप का या कहें हल्दी का एक गांठ मिली है और उसका वजन लगभग 15 से 20 किलो बताया जा रहा है, और जो कि अभी तक जो हमारे आंकड़े कहते हैं उसमें पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व भर में इस तरह का कभी देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरीके से जो नई नई चीज़ें हैं उनको इन्वेंशन कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं पगडंडी का आभार व्यक्त करूंगा कि किसान तक पगडंडी पहुंची, यह कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है कृषि के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम जाते हैं आगे, और सर ने कहा कि किसान तक जो है पगडंडी पहुंची। मैं आपका शुक्रिया कहूँगा कि हमें आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, हमें बुलाया, और सबसे विशेष बात है उस हल्दी के बारे में पहले बात करेंगे। क्या था, कैसे हुआ, पूरी रूपरेखा क्या है, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक। जी 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 धन्यवाद। जी हल्दी के बारे में बताऊंगा मैं तो सर, यूँ तो हम लोग जो भी किसान होते हैं कि हल्दी प्रत्येक घर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मसाला होता है और बिना हल्दी के कुछ भी मसाला फीका माना जाता है। तो हम लोग जो हल्दी को उत्पादन करते थे बाजार में, हमें हल्दी का उचित मूल्य कभी नहीं मिल पाता था, इसलिए हम लोग उतनी ही हल्दी पैदा करते थे जितना हमारा घरेलू इस्तेमाल होता था, मार्केट के लिए हम नहीं करते थे। तो इसी क्रम में मुझे एक ऐसा पौधा अपने इसी बागान में मिला जिसका स्वरूप तो हल्दी जैसा था, सुगंध भी हल्दी जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ चेंज मुझे लगा। तो मैंने उसको एक, मेरे बगल में एक ये आप देखेंगे यहाँ पे एक स्थान है, ये मैंने उस पौधे को इस जगह में रोप दिया। और एक ऑर्गेनिक किसान होने के नाते मैंने उसमें, जैसे मेरे पास वर्मी कंपोस्ट होती है और अन्य अन्य जो खाद है, मैं जैविक खादों का जो इस्तेमाल करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट हो गया और कंपोस्ट हो गया, केंचुए की खाद, और जो भी मैं लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, कुड़ाप जल हो गया, और अनेक अनेक प्रकार के मैं जो तैयार करता हूँ उन जो लिक्विड्स को, उसको मैं इसको देता रहा। और मुझे कभी कल्पना नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी गांठ से जो लगाया हुआ पौधा था वह इतनी हल्दी दे सकता है। अनायासी इसमें से फिर प्रथम वर्ष 4 फुटाव आए, यानी कि 4 इसके पौधे बने, और पूरा जीवन लेने के बाद उन पौधों की पत्तियां गल गई। उसके बाद फिर दूसरा साल शुरू हुआ तो 20-25 कल्ले लगभग इसमें आए और उनसे हल्दी यहाँ पर बनी और इसके पत्ते यहाँ पर गिरे हुए आपको दिखेंगे। और फिर इसने अपना जीवन पूरा किया, पत्तियां सब इसकी गिर गई। और उसके बाद जो ये हल्दी आपको दिख रही है, ये हल्दी जो थी ये इस गड्ढे के अंदर होगी। मुझे लगा कि अब इसे खोदना चाहिए, तो मैंने अपने जो मेरे यहाँ पर काम करने वाले जो सहयोगी होते हैं उनसे मैंने कहा बेटा इसे खोदो। तो जब इसे खोदा गया तो मैं अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यचकित था कि इतनी बड़ी गांठ एक हल्दी के पौधे से अगर निकलती है तो यह आने वाले समय के लिए, किसानों के लिए आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। जबकि आमतौर पर अगर हम देखें तो किसी भी हल्दी से 100 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक हल्दी तो संभव है, निकल सकती है। लेकिन अगर हम इतनी बड़ी मात्रा में, जिस दिन मैंने खोदा था उस दिन इसका वेट 25 किलो था, लेकिन आज इसका वेट 20 किलो है, क्योंकि थोड़ा बहुत सूख रहा है या थोड़ी इसकी मिट्टी की जो नमी है वो कम हो गई है। लेकिन अगर आप इस कंद को देखेंगे तो कहीं से भी देखिए पूरी की पूरी कंद जो है एक ही गांठ से बनी हुई है। तो यह मेरे ही लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खोज का विषय भी है। अगर हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी चाहते हैं तो इसकी खोज कर इस पर अपना रिसर्च शुरू करें। पलनगर विश्वविद्यालय हमसे बहुत नज़दीक है। इसकी रिसर्च के बाद जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी और हमारे विभागों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा शोध का विषय स्वतः ही बनता जा रहा है। आपने कहा कि विज्ञान और साइंटिस्ट खोज करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि आपने इस फसल को बोया है तो आपको भी इसकी अनुमानित, जो आपका कृषक अनुमान कहता है, जो एक किसान का अनुमान कहता है, वो क्या कहता है, ये हल्दी है या कुछ और है या कुछ मिलता जुलता? देखिए सर, जहाँ तक मेरा सवाल है, बिल्कुल स्वरूप से और सुगंध से और पत्तियों के आकार से मुझे पूरी हल्दी लग रही है। लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा है, और जब इसको तोड़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, तोड़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैंने इसके कंद को तोड़ा है तो इस कंद में जो हल्दी का जो पीलापन होना चाहिए वह पीलापन इसमें नहीं है, यानी कि मैं कहूँगा इसमें पीलापन कम है। तो अब मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं यह हल्दी
जहर तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हल्दी का स्वभाव तो अपना एक मेडिसिन स्वभाव उसका स्वभाव है। लेकिन क्या पता यह हल्दी से भी अधिक गुणों वाली कोई औषधि चीज़ हो जो हमारे आयुर्वेद के लिए एक वरदान साबित हो जाए। अगर यह कहीं ना कहीं दवा के रूप में बहुत अच्छी चीज़ होगी तो ये हमारे देश के लिए और किसानों के लिए तो फिर वरदान साबित होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और नए नए इन्वेंशंस हम देखते हैं किसानी में। आपसे जब मैंने ऑफ द कैमरा बात की तो आपने मुझे बताया कि हम तो तब से किसान हैं जब से पैदा हुए, पिताजी भी किसान करते थे। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन थी, उसके बाद फिर आपने किसानी को अपना समय दिया। इससे पहले भी आपने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हुए हैं। ब्लैक राइस, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ब्लैक राइस जी, एक ब्लैक राइस होता है और ब्लैक राइस का जो स्वभाव है वो अपने आप में औषधीय है। उसको हम चावल कम कहें और औषधि ज़्यादा कहें तो बहुत बेहतरीन है। उसके जो गुण होते हैं वो मुख्य रूप से जो हमारे पास बीपी है, शुगर है, कैंसर है, अन्य अन्य जो भी हमारे अंदर रोगों की जो शुरुआत होती है उनको रोकने के लिए वो प्रतिरोधक क्षमता उसमें होती है। और उसको औषधि के रूप में यदि हम प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लाभदायक होगी। उसी प्रकार से मैंने एक इन्वेंशन और किया था, वो है नरेंद्र 09 गेहूँ। इसी तरीके से जिस तरीके से आज मेरे को हल्दी मिली है, इसी तरीके से मुझे अपने ही खेत में गेहूं की एक अलग सी प्रजाति मिली थी, जिसको 12 साल के कठिन परिश्रम के बाद और 4 साल के कठोर परीक्षण के बाद भारत सरकार ने उसको मेरे नाम पेटेंट किया। इसको मैं अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं और किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। विशेषकर अपने पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि अगर मैं ऐसा कर पाया तो कहीं ना कहीं ये मेरे अन्य उन किसानों के लिए वरदान साबित होगा जो गेहूँ की खेती करते हैं। बिल्कुल। अभी कहाँ कहाँ आपने इसकी सूचना दे दी है और कौन कौन से अधिकारी इसको देखने आए हुए हैं और काम किस तरह से चल रहा है? जी, शुरुआती 4-5 दिन तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन जब मेरे पत्रकार मित्र यहाँ पहुँचे, उन्होंने पूछा कोई विशेष है, तो मैंने कहा विशेष तो मुझे यही लग रहा। देखा तो उसके बाद यह 1-2 अखबारों के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से सोशल मीडिया में जब ये सोशल मीडिया में आया तो मेरे कई मित्रों के मेरे को फ़ोन आने शुरू हुए। उनमें कुछ वैज्ञानिक मित्र थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ डॉक्टर थे और कुछ किसान मित्र थे, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि अगर ऐसा है तो यह एक रिकॉर्ड बनने को जा रहा है, आप इसको रिकॉर्ड बनाने की अपनी तैयारी करें। तो इसी क्रम में मेरे पास गिनीज बुक ऑफ लिम्का से भी एक फ़ोन आया है। उन्होंने कह रखा है कि आप इसकी पूरी जानकारी संबंधित विभाग, हमारा संबंधित विभाग हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से इसकी पूरी रिपोर्टिंग हम तक सौंपें। अगर यह सब कुछ सही रहा तो वास्तव में यह एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो मेरे जो जिले के मुख्य उद्यान अधिकारी हैं उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी को मैंने इसकी जानकारी दी तो आज उनके विभाग के जो हमारे ये केंद्र लेवल के अधिकारी होते हैं, 3 अधिकारी आके इसे देख गए हैं। और उसके अलावा मेरे पंतनगर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों से बात चल रही है और केमिस्ट हैं, कुछ लोग जो केमिस्ट्री के जो माहिर हैं उनसे बात चल रही है। देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन ये इसका जहाँ तक भी इसमें पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तक ये आम जनता या आम वैज्ञानिकों तक या इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, इस बारे में लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखेंगे। अब आप जैसे लोगों के माध्यम से जब ये आम जनमानस में जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे हेल्प करने के लिए लोग साथ आएंगे। जिस प्रकार से दीपक जी आज हमें हेल्प कर रहे हैं, मतलब उसी प्रकार से अन्य युवा मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसको मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड बनने को जा रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। साथ ही में एक चीज़ और भी है, जब हम पार्क में घूम रहे थे तो छोटे छोटे सवाल, क्योंकि किसानों से आजकल जो है लोगों की रुचि थोड़ा सा कम हुई है, विशेषतः युवाओं की। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं, देखते हैं अपने हरे भरे जो है गार्डन को, जहाँ पर पेड़ लगे होते हैं, तो सवाल आना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे जो युवा हमें देख रहे हैं उनके मन में भी सवाल होंगे। सवाल ये है कि जैसे ये पेड़ है, पेड़ का हिस्सा एक कटा हुआ है, उस पर कुछ लेप लगा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि जब आए हैं तो पूरी जानकारी लेके जाते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा। देखिए सर, ये हमारा आम का पेड़ होता है। हाँ। इसकी जो ये टहनी थी, इस टहनी का अब हमें और इस वृक्ष को इस टहनी की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि यह टहनी रोगग्रस्त होने को जा रही थी और इसमें फल नहीं लगने वाले थे। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि माह दिसंबर के महीने में हम आम की उन टहनियों को कट कर देते हैं जो उपयोगी नहीं होती हैं। उसमें जो आप ये सिंदूरी लेप देख रहे हैं, यह लेप होता है, इसको हम चौबटिया गार्डन लेप भी कहते हैं। इसमें सिंदूर होता है और तूतिया होता है
और उसके अलावा और इसमें अलसी का तेल होता है। इन 3 चीज़ों का जब हम इसका एक लेप बनाने के बाद अगर इसमें लगाते हैं तो बिल्कुल यह उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हम एंटीबायोटिक क्रीम लगाते हैं, उसी तरीके से एंटीबायोटिक लेप इस पेड़ के लिए। इसको कटने के बाद इसमें किसी प्रकार की फफूंद या किसी इंफेक्शन की इस पेड़ को जो सुरक्षा पूरी मिलेगी। ठीक है। और साथ ही भाई साहब बताएंगे हमें कि और क्या क्या यहाँ पर नया है और वो भी दिखाएंगे साथ ही साथ। जी देखिए भाई साहब, जैसे हम अगर कृषि की बात करें और कृषि में तो जो हमारा मुख्य जो होता है उसको अगर हम देखें तो हमारा उत्पादन, चाहे वो अन्न हो, फल हो या सब्जियां हो, वो इतनी जहरीली हो चुकी हैं कि उनको खाने के बाद आज हमारे देश में कहें या हमारे समाज में कहें, छोटी छोटी उम्र के लोगों को भी अनेक अनेक बीमारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में हर किसान की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी अन्न पैदा करें उसको कम से कम जहर मुक्त पैदा करें। हमारे जो उपभोक्ता हैं उन तक शुद्ध चीज़ें जाएं, इसके लिए हमें एक संकल्प लेना होगा। हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा, और जो हमारे लोगों की थालियां जहरीली होगी उस थाली के जहर को जहर मुक्त करने का एक मेरा प्रयास चल रहा है। उस प्रयास में मेरे साथ हर तबके का जो भी युवा है, महिला है और पत्रकार भी हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कभी न कभी हम उस दिशा में जरूर जाएंगे और इस जहरीले भोजन से अपने समाज को मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। हाउस दिख रहा है यहाँ, पॉली हाउस, तो जा सकते हैं इसके अंदर। जी 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 जरूर। ये है और यहाँ पर वाह क्या बात है जी, शानदार। जो आप ये पेड़ को देख रहे हैं हाँ, यह एक प्रकार से मैं इसको मैन्योर तैयार कर रहा हूँ, अपना गोबर, यानी कि मेरी जो गाय है, गाय के गोबर और जो वेस्टेज है, ये जो भी वेस्टेज है, इसको मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें मैंने वेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाला हुआ है, जो कम से कम 50 या 60 दिन के बाद इसको बिल्कुल बारीक, मतलब ये कहें कि बुरादे की तरह बना देगा। और उसके बाद मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इसमें मैंने अनेक प्रकार की, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, विवेरिया वेशियाना है, ये सब चीज़ का मिश्रण किया है। ये चीज़ जो है बाहर भी रखी जा सकती थी या अंदर ही इसको टेम्परेचर दिया है? जी, रखी तो बाहर भी जा सकती थी, लेकिन इसे अंदर रखने का मुख्य कारण ये था कि यहीं पर खाद बनेगी। और ये जो मेरी फसलें हैं, इन फसलों की समाप्ति के बाद ये तब तक खाद बन चुकी होगी। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर इसको मैं यहाँ पर इसको बिछाऊंगा और इसके बाद मेरी दूसरी फसल की तैयारी होगी। अब आप इसमें जो देख रहे हैं, इधर देखिए, ये मेरा लहसुन तैयार हो रहा। ये जो है, यहाँ मैं जो भी चीज़ तैयार कर रहा हूँ, इसका मेरा मकसद है कि कम से कम हम जो फल सब्जियां या लहसुन प्याज जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इसके जस्ट बगल में आपको वहाँ पर कुछ आलू के पौधे दिखेंगे, लहसुन दिख रहा है, इधर मेरी मेथी और टमाटर के पौधे दिख रहे हैं जो मेरी दैनिक आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं। और उस तरफ अगर हम देखें तो ये प्याज लगी हुई है और पूरी ऑर्गेनिक प्याज है, और उसके उस तरफ को मेरी लगी है पालक। मतलब जो हमने पढ़ा था अपनी किताबों में कि जो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस का हम यूज करते हैं, तो उससे हम बेमौसम की सब्जियों को टेम्परेचर पे लाके उगा सकते हैं, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल यही है। यह जो आप इसको देखेंगे, इसको हम संरक्षित खेती का एक मॉडल कह सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है और कृषि प्रधान देश है। अगर पूरे देश को अगर पॉली हाउस में बदलना चाहेंगे असंभव है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे किसान का कुछ हिस्सा तो बचे, यानी कि किसान को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले। इसके लिए पॉली हाउसेस बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वही है कि हम किस तरीके से अपनी फसलों को, अपनी सब्जियों को संरक्षित कर सकते हैं। अगर बाहर ओला पड़ेगा, अभी आप देख रहे हैं कई फसलें ओले से और बर्बाद होती है, बारिश से बर्बाद होती है, लेकिन इसमें ओला, बारिश या किसी किस्म का कोई मतलब नुकसान की संभावना नहीं है। जी, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और साथ ही जब मैं इस तरफ आया तो सबसे पहले सड़क पर मेरी नज़र पड़ी गन्ने में। तो ये गन्ने की जो हाइट है, ऑर्गेनिक गन्ना होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे हम और खेती को देख रहे हैं तो ये भी ऑर्गेनिक ही होगा जी। तो इसकी हाइट बहुत अच्छी है और जगह की अपेक्षा। जी, ये जो गन्ना आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका नंबर है 0118 और बहुत बेहतरीन गन्ना है। ये कोसा कोयम्बटूर से प्रजाति आती है। अब इसमें आप देखेंगे, इसको मैंने सीड के लिए तैयार किया। इसमें जो रंग आपको लाल दिख रहा है, इसका मुख्य कारण यही है कि गन्ना अगर हम ऑर्गेनिक विधि से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कलर लाल आएंगे। अगर आपने पहाड़ों में कहीं गन्ना देखा होगा तो पहाड़ों में लाल गन्ना होता है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल भी नहीं पड़ते हैं, ना खादें पड़ती हैं। उसी तरीके से जो मैंने इसको तैयार किया, देखेंगे आप, बिल्कुल
ग्रीन मैन्यूर, इसमें बकरी के गोबर की भी खाद पड़ी है और गाय के गोबर की खाद पड़ी है, और इसमें पूरी की पूरी जो भी मैं चीज़ इसको दे रहा हूँ वो ऑर्गेनिक दे रहा हूँ। उधर जो मेरे ड्रम रखे हुए हैं, उन ड्रमों में जो भी मैंने लिक्विड तैयार किया हुआ है, तरल पदार्थ, वही मैं पानी के रूप में इनको देता हूँ। अब आप इसकी हाइट देखेंगे, पानी में कुछ मिक्स होता है? वो मैं तैयार, हम पत्तियों से गुड़ डाल के एक 200 लीटर के ड्रम में मैं गौमूत्र भी डालता हूँ, उसमें गोबर भी डालता हूँ और अंकुरित दालें डालता हूँ। उसके अलावा उसमें जीवाणु डालता हूँ। जीवाणु मतलब जो वेस्ट डिकम्पोजर से हमें जीवाणु मिलते हैं उसमें डाल देता हूँ। अब ये जो भी वनस्पतियाँ होती हैं, इनका अपना अपना औषधीय गुण होता है। तो मैं 12 किस्म की पत्तियों का एक अर्क बनाता हूँ, और उस अर्क को जब मैं खेतों में डालता हूँ तो मुझे किसी किस्म की DAP, यूरिया या कोई खाद या जहर की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम जहर डालते ही नहीं है। मेरे पास नीम का पौधा है और गाय बधी हुई है। गाय के गौमूत्र और नीम के पत्तों के अर्क से ही मैं अपनी संपूर्ण खेती करता हूँ। क्या बात जी। अब मैं आगे ड्रम दिखाऊंगा आपको। ड्रम पे ये लेते हैं, चलो। तो ये एक खेती के तरफ जो है रुझान आपका जो रहा, ये बहुत ही प्रेरणादायी है और नए किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपसे, और मिलती भी होगी जहाँ तक है। जी, ये है आपका। ये मेरे ड्रम रखे हैं, इनमें मैं अलग अलग तरीकों से ये तरल तैयार करता हूँ सर। ये अब आप देखेंगे इसमें 12 किस्म की वनस्पतियां मैंने डाली हैं, जिसमें आपको केले का भी दिखेगा ये देखिए, और इसमें जो भी गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है, और उसके अलावा विभिन्न प्रकार के 12 तरीके के पत्ते हैं, और मैंने इसका घोल बना रखा है। अब जब मैं इसे खेत में डालता हूँ तो इसका रेशियो मैंने जैसे 15 लीटर का मेरे पास एक पंप है, 15 लीटर पानी में 2 लीटर में इसको मिला लेता हूँ, और उसके बाद में इसको स्प्रे करता हूँ। तो इससे किसी किस्म की बीमारी तो खेत में नहीं आती है, लेकिन ये पौधे को पूर्ण रूप से पोषण देता है, और इससे जो हम अनाज पैदा करते हैं वह अनाज कहीं ना कहीं बिल्कुल विशुद्ध होगा, और उस अनाज को लेने से हमें किसी किस्म की जो शारीरिक व्याधियां आती हैं वो नहीं आएंगी। और अलग अलग मेरे ड्रम बने, इनमें हर किस्म में ये बने हुए हैं, लेकिन इनको मैं बारीकी से छानता हूँ, और छानने के बाद फिर अपने खेतों में डाल रहा हूँ। ये बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, खेती के बारे में जान के, और आशा है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये जानकारी। तो बहुत बारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद, मैं पगडंडी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, और जब मन में उम्मीद हो, हौसला हो, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बस यही है हमारे देश की खासियत, यही हमारी किसानों का जज्बा। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।